तो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले अपने डीप लर्निंग की यूनिट नंबर 5 को। ऑलरेडी हम प्रीवियस यूनिट सारी कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट देखेंगे, साथ ही साथ सारे PYQs को भी कवर करेंगे। और अभी तक आपने अगर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सबसे पहले जाके आप उनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कोरिलेट करते हैं। अगर आपने प्रीवियस यूनिट नहीं देखी है और अगर आप डायरेक्ट इस यूनिट को देखेंगे तो आपको यहाँ क्या हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है। तो सबसे पहले उनको कंप्लीट कीजिए, देन आप यूनिट नंबर 5 को देखिए। क्लियर है? और अभी तक अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कीजिए, क्योंकि हमारे नोट्स वहीं आपको अवेलेबल होंगे। तो बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा यूनिट नंबर 5 है उसमें हम पढ़ेंगे केस स्टडी एंड एप्लीकेशंस के बारे में, इमेजनेट के बारे में, डिटेक्शन ऑडियो वेव के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग और काफी इजी यूनिट है एज कंपेयर टू अदर यूनिट। क्लियर है? तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है इमेजनेट की। डीप लर्निंग के अंदर हमारा इमेजनेट होता क्या है। अब हमने प्रीवियस यूनिट में CNN पढ़ा था। CNN क्या था? कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। उसमें बेसिक पूरा सिनेरियो क्या था कि हम अपनी मशीन को बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते थे, देन मशीन उन एग्जाम्पल्स को प्रोसेस करती थी, उनसे लर्न करती थी, और अगर हम कोई नई इमेज उसको देते थे तो वो प्रीवियस एग्जाम्पल के बेस पे उसको प्रिडिक्ट कर पाती थी कि हाँ भाई ये चीज क्या है, ये पेंसिल है, ये पेन है, ये एप्पल है, ये बनाना है, यही सब चीजें थे। अब जो आप मशीन को एग्जाम्पल्स दे रहे हो, कहाँ से दे रहे हो? गूगल से उठा के थोड़ी दे रहे हो, या आपको या आपके पास बैग थोड़ी है कि आप उसमें से निकाल रहे हो दे रहे हो। तो वो जो टर्न ऑफ एग्जाम्पल्स हैं तो वो आप कहाँ से दे रहे हो? तो वो होता, वहां हमारा कॉन्सेप्ट आता है इमेजनेट का। इमेजनेट क्या है? एक तरीके से एल्बम है जहां हमारे बिलियंस ऑफ इमेजेस हैं, और वो इमेज कैसी है, उनके नीचे लेबल है। यानी अगर एक एप्पल है तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि भाई ये एप्पल है, ये बनाना है, ये ऑरेंज है, ये सब चीजें लेबल होती है। उसके अंदर डेटा जो हमारा होता है वो कैसा होता है? लेबल डेटा होता है। क्लियर है? तो हम कहां से लेते हैं? इमेजनेट की हेल्प से हमारी मशीन को टर्न ऑफ एग्जाम्पल्स देते हैं। मशीन क्या करती है? उन टर्न ऑफ एग्जाम्पल्स से लर्न करती है और देन उसका क्या करती है? प्रिडिक्ट करती है नेक्स्ट इमेज को। ये पूरा सिनेरियो होता है हमारा इमेजनेट का। तो इमेजनेट आपको क्या समझ आया कि इमेजनेट क्या है? एक एल्बम की तरह है जहां हमारे बहुत सारे क्या है, इमेजेस हैं, और हर इमेज के नीचे लेबल है कि वो इमेज कौन सी है और कैसी है, क्या है, सब लेबल है, और हम वहां से इमेजेस को लेते हैं, मशीन को देते हैं। क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इमेजनेट हमारा होता क्या है? आई होप आपको क्लियर होगा। अब देख लेते हैं इसके अंदर इमेजनेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। क्या है? इमेजनेट इज लाइक अ ह्यूज फोटो एल्बम मेड फॉर अ कंप्यूटर्स। क्या है? ये एक ऐसी एल्बम है जो हमने कंप्यूटर्स के लिए बनाई है, कि स्पेशली हमने कंप्यूटर्स के लिए एक एल्बम बनाई है, जिस एल्बम को हम बोलते हैं इमेजनेट। इट कंटेन ओवर 14 बिलियन इमेजेस। इसके अंदर कितनी इमेजेस है? लगभग 14 मिलियन। आज के टाइम तो आप देखोगे बहुत सारी होंगी, बिलियंस मिलियंस है ना, तो बिलियंस में पहुंच गई होंगी। ठीक है? ईच इमेज इज लेबल विद व्हाट इज इनसाइड इट। फॉर एग्जाम्पल अ कैट, डॉग, कार, बनाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लेबल डेटा का यूज करते हैं। अगर हमारे पास इमेजेस हैं तो हमने इमेजेस के नीचे लिखा हुआ है कि भाई ये इमेज इसकी है। क्लियर है? देयर आर थाउजेंड ऑफ कैटेगरीज, यानी कैटेगोरिकल डेटा। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं हमारे पास फ्रूट्स हैं, हमारे पास वेजिटेबल्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो आप सोचते हो हमारे पास हर तरीके की इमेज है। बहुत सारी कैटेगरी है हमारे पास इमेजेस की। ऐसा नहीं है कि भाई मैं अगर एप्पल बनाना है, हम बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं कैट, डॉग, तो हमारे पास वही लेबल डेटा नहीं। जो आपने सुना भी नहीं है वो भी हमारे पास है, किसके अंदर? इमेजनेट के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो थिंक ऑफ इमेजनेट एज अ गेंट लर्निंग बुक फॉर कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू द पिक्चर। वर्ल्ड के अंदर कितनी पिक्चर है, अगर आप कहां तक उसको करोगे भाई, कहां तक आप इमेज को फाइंड आउट करोगे, तो इमेजनेट की हेल्प से हम बहुत इजीली अपने कंप्यूटर्स को, अपने मशीन्स को लर्न करा पा रहे हैं कि भाई ये इमेज ये है। क्लियर है? दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजनेट। अब इमेजनेट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इमेजनेट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। CNN हमारा हो गया कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। अब वहां हमें मशीन को इमेज के बेस पे क्या कराना है? लर्न कराना है। कोई और हमारे पास क्राइटेरिया है ही नहीं। इमेज देना है, इमेज से वो लर्न करेगा, वही सब सिनेरियो चलेगा। अब इमेजेस हम कहाँ से लाएंगे? इतना बिलियंस ऑफ इमेजेस हमें देनी है उसको लर्न कराने के लिए, ताकि उसकी एक्यूरेसी इंक्रीज हो, तो हम कहाँ से लाएंगे? क्लियर? अगर हमारे पास इमेजनेट नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे हम। अब पहले ट्रेडिशनल वे में हम क्या कर पा रहे थे कि बहुत सेलेक्टिव इमेजेस को ही हम क्या कर पा रहे थे, मशीन को लर्न करा पा रहे थे।
भाई बहुत सारी ऐसी इमेजेस होती हैं जो हमें कहीं मिलती हैं, कहीं नहीं मिलती, कहीं ब्लरी होती हैं, कहीं रिडंडेंसी होती है, बहुत सारी रियल टाइम पे हमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम अपने मशीन को इतना एक्यूरेट नहीं कर पा रहे थे, बट दैट कम इमेजनेट, जब हमारे इमेजनेट आया तो ये सब प्रॉब्लम्स हमारी ओवरकम हो गई। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं। बिकॉज डीप लर्निंग मॉडल CNN नीड्स टन ऑफ example to learn, just like a child learn what a cat is seeing many cats, a computer learn seeing many कैट पिक्चर्स। अब एक बच्चा है, स्टार्टिंग में बहुत, जब वो छोटा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसको नहीं पता रहता ये चीज ये है। अब वो चीज कंटिन्यूअसली देखता है, बहुत सारी, एक कैट को देखा, फिर उसने और कैट्स को देखा, तो वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि हाँ भाई ये चीज ये है, ये चीज ये है। इसी तरीके से हमारी जो मशीन है वो भी इसी तरीके से काम करता है, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होती है। हमें उसे क्या करना पड़ता है, बहुत सारे लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, सिमिलर एग्जाम्पल्स देने पड़ते हैं, किसी की इमेज चेंज करके, ब्राइटनेस बढ़ा के, ब्लर करके थोड़ी इमेज, ताकि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि ये चीज ये है, इसकी इतनी फॉर्म हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जो हमारी कैट की इमेज है वो सेम ऐसी हो कि ऑरेंज कलर की ही कैट हो, नहीं, व्हाइट भी हो सकते हैं, ब्लैक भी हो सकती है, और न्यू कलर्स की भी हो सकती हैं। अब मशीन को कैसे समझ आएगा, तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, डिफरेंट एग्जाम्पल्स, डिफरेंट इमेजेस देनी पड़ेंगी। तो वहां हमारा क्या आता है, इमेजनेट काम आता है। ImageNet give the computers lot of examples so it can become good at recognize object। ImageNet की हेल्प से आज के टाइम पे हमारी मशीन बहुत अच्छे से ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज कर पाती है कि ये ऑब्जेक्ट ये है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ImageNet का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है डीप लर्निंग के अंदर, और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है कि हाउ ImageNet इज यूज इन डीप लर्निंग। ImageNet को हम किस तरीके से यूज करते हैं डीप लर्निंग के अंदर। सबसे पहला होता है प्री ट्रेन्ड मॉडल। प्री ट्रेन्ड मॉडल का मतलब क्या है कि मॉडल ट्रेन और ImageNet लर्न जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स क्या होते हैं, हमारा टेक्सचर हो गया, हमारा कलर हो गया, हमारा शेप हो गया, एजेस हो गई, ये सब हमारे जनरल फीचर हैं जो कि हर इमेज के अंदर हमें मॉडल को फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो जो प्री ट्रेन मॉडल होता है ये रियूजेबल कंपोनेंट होता है जो सारी इमेजेस के लिए, सारे पिक्चर्स के लिए सिमिलर होता है। हर पिक्चर में हमें टेक्सचर देखना पड़ता है, हर पिक्चर्स में हमें शेप देखनी पड़ेगी, हर पिक्चर्स में हमें एजेस देखनी पड़ेगी, हर पिक्चर्स में हमें कलर देखना पड़ेगा। ये कुछ कॉमन क्राइटेरियाज हैं जो हमें हर पिक्चर्स के, हर इमेज के अंदर, हर वीडियोस के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला क्या होता है, प्री ट्रेन मॉडल। देन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑब्जेक्ट हमारा है क्या, एनिमल है, ह्यूमन है, कैट है, डॉग है, या और क्या है। क्लियर है? क्या टूल है, फूड है। देन इंप्रूविंग एक्यूरेसी, अब मैंने आपको बताया AlexNet, VGG, ResNet, एनसेप्शन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूनिट 3 में, काफी अच्छे से हमने पढ़ा है। तो ये सब क्या है हमारे, इन सबको एक्यूरेसी हमें क्या करनी, इंक्रीज करनी है कि भाई ये हमारा देखकर पहचान जाए कि ये चीज ये है, ये माइक है, देकर वो पहचान जाए। तो वो किस तरीके से उसकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जितना हम उसको एग्जांपल्स देंगे, जितना हम उसको सिखाएंगे, तो वो क्या करता है, हम ImageNet की हेल्प से अपनी एक्यूरेसी को भी क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा ImageNet का कॉन्सेप्ट है वो हमारा होता क्या है। अब मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक विच इज डिटेक्शन। डिटेक्शन का मतलब क्या है, डिटेक्शन नॉर्मली हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम किसी चीज को डिटेक्ट करें कि हाँ ये चीज ये है। ऐसे ही हमारा सेम होता है हमारा किसके अंदर, डीप लर्निंग के अंदर। अब डिटेक्शन का मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप ही इमेज देख पा रहे हैं, अब इमेज के अंदर आप ऑब्जेक्ट को तो आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। मैंने कहा मशीन को कि ये ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट कोई है, कोई ह्यूमन है, तो उसने आइडेंटिफाई करके बता दिया कि हाँ ह्यूमन है। अब ह्यूमन कहाँ है, डिटेक्ट करना कि ह्यूमन यहाँ खड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड, ये यहाँ है हमारा ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड डिटेक्शन। कि डिटेक्ट भी कर पा रहे हो कि आप ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारा है कहाँ, उस इमेज के अंदर, पूरी इमेज के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ लाई कर रहा है, डिटेक्ट कर दिया उसने। क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया कि ये रहा हमारा क्या, ह्यूमन हमारा ये रहा इस इमेज के अंदर। तो क्या, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटेक्शन। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई अगर आप एक इमेज के अंदर डॉग, कैट, पर्सन काफी को कंबाइन कर दोगे तो आप डिटेक्शन मॉडल क्या करेगा, आपका डिटेक्ट कर देगा कि एक राउंड बॉक्स बना दिया ये डॉग है, एक सर्कल बना दिया ये कैट है, एक ट्रायंगल बना दिया ये हमारा पर्सन है। तो ये क्या है, किसके हेल्प से कर पा रहे हैं, डिटेक्शन मॉडल के हेल्प से। कि भैया आप पता तो लगा पा रहे हो कि हाँ ये चीज इसके अंदर है, साथ ही साथ वो चीज कहाँ है आप वो भी डिटेक्ट कर पा रहे हो। क्लियर है? ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है हमारा डिटेक्शन का।
अब वाई इट इज कॉल्ड डिटेक्शन। अब हम इसे क्यों डिटेक्शन बोलते हैं? क्यों डिटेक्शन बोलते हैं? बहुत सिंपल है कि भैया हमारे इमेज के अंदर जब हमें डिटेक्ट करके दे रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है तो डिटेक्शन ही तो बोलेंगे। वही इसके अंदर लिखा हुआ, बिकॉज द मॉडल हैज टू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट इन एन इमेज, नॉट जस्ट आइडेंटिफाई देम। आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वो डिटेक्ट भी कर रहा है कि ये चीज यहाँ है। तो इसलिए हम क्या इसको क्या बोलते हैं? डिटेक्शन। वाई डिटेक्शन डज फाइंड ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए उसकी लोकेशन कहाँ है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को एक इमेज के अंदर फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डिटेक्शन मॉडल का यूज करते हैं डीप लर्निंग के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि डिटेक्शन का मीनिंग हमारा क्या होता है। अब नेक्स्ट आपका आता है ऑडियो वेवनेट। ऑडियो वेवनेट होता क्या है? अब ट्रेडिशनली अगर हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर्स क्या कर रहे थे, जो हमारी साउंड्स जनरेट कर रहे थे वो बहुत रोबोटिक्स हो रही थी कि भाई अगर कोई बच्चा भी सुन रहा है ना उनकी रिकॉर्डिंग, तो वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि भाई ये ह्यूमन की वॉइस नहीं है, ये किसके रोबोट की है, ये एआई जनरेटेड है, ये नॉर्मल ह्यूमन की वॉइस नहीं है। तो वहां में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। क्यों प्रॉब्लम आ रही थी? कि भाई हमारी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं थी, स्मूथ नहीं थी, ह्यूमंस की तरह नहीं थी, कोई नेचुरल टोन नहीं था, कोई ह्यूमंस की तरह नहीं थी, स्मूथ नहीं थी, क्लियर नहीं थी। तो यहाँ में बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई क्या फायदा अगर आप चीज को देखकर बता पा रहे कि ये चीज ये है। हमें तो जो ह्यूमंस और रोबोटिक्स, जो मशीन्स के बीच का जो डिफरेंस है उसको कम करना था, बट ये क्या कर रहा है, वो तो डिफरेंशिएट को बढ़ा रहा है कि भाई हाँ ये तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि ये जो वॉइस है ये हमारी रोबोटिक्स की है, ये जो वॉइस है ये हमारी ह्यूमन की है। तो वहां हमारा कॉन्सेप्ट आया ऑडियो वेवनेट। ऑडियो वेवनेट हमारा क्या करता है, हमारी ह्यूमंस की तरह वॉइस को जनरेट करता है। जैसे कि हमारा गूगल असिस्टेंट हो गया, हमारा गूगल ट्रांसलेटर हो गया, ये सब किसका यूज करता है? ऑडियो वेवनेट का। क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे तो जो वो ऑडियो जनरेट करके देता है वो ऐसी कैसे होती है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह होते हैं कि जैसे कि कोई ह्यूमन ही बोल रहा है। तो किसकी हेल्प से ये काम हुआ? हमारा ऑडियो वेवनेट की हेल्प से ये सब चीजें हमारी आई। क्लियर है? अब ये होता क्या है, कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। वेवनेट इज अ डीप लर्निंग मॉडल डेवलप बाय गूगल डीप माइंड। किसने डेवलप किया था? गूगल डीप माइंड ने, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर यूज कर रहा है, इसको गूगल असिस्टेंट यूज कर रहा है। क्लियर है? इट इज मेनली यूज टू जनरेट ह्यूमन लाइक ऑडियो सच एज स्पीच। सिंपल इसका मेन मोटिव क्या था कि ह्यूमंस की तरह ऑडियो को जनरेट करना। क्योंकि आप प्रीवियसली ट्रेडिशनल में हम पहचान पा रहे थे कि ये जो वॉइस है ये एआई जनरेटेड है, ये जो वॉइस है ये रोबोटिक्स है। तो उसके डिफरेंसेस को कम करने के लिए हमारा ऑडियो वेवनेट ने क्या करा कि ह्यूमंस की तरह स्पीच को जनरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब व्हाट डज वेवनेट डू? अब ये करता क्या है? जनरेट करता है ह्यूमंस की तरह नेचुरल, जैसे हम लोग आप और मैं बात कर पाते हैं, जैसे हम नॉर्मली फोन पे बात करते हैं किसी फ्रेंड से, तो उसी तरीके से ये क्या करता है? स्पीच करता है, बातचीत करता है। उसी तरीके से हमारी ऑडियो को जनरेट करता है, ऑडियो वेव फॉर्म को बहुत रियलिस्टिक वे में जनरेट करता है, क्लियर होती है, स्मूथ होती है, ह्यूमंस की तरह होती है, जैसे ह्यूमन लाइक होती है और बहुत नेचुरल टोन होती है। इंप्रूव करता है टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम। अब टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम सबसे बेस्ट एग्जांपल है टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम की। जैसे आप गूगल ट्रांसलेटर पे जाओगे तो आप जब टेक्स्ट लिखते हो तो जो आपको स्पीच में कन्वर्ट करके देता है, पहले के टाइम पे अगर आप देखोगे, कभी आपने यूज किया हो प्रीवियसली, तो पहले के टाइम पे बहुत ऐसा लगता था कि भाई बिल्कुल एआई जनरेटेड है, बिल्कुल कोई रोबोट ही हमें बता रहा है। बट अगर आप आज के टाइम पे यूज करोगे कि गूगल ट्रांसलेटर को टेक्स्ट टू स्पीच, तो वो इतना रियलिस्टिक स्पीच को जनरेट करके देता है, रियलिस्टिक ऑडियो आती है जैसे कि कोई ह्यूमन ही हमें बता रहा हो कि भाई हाँ ये चीज ये है, ये जो टेक्स्ट है ये लिखा हुआ है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑडियो वेवनेट का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। अब ये हमारे लिए स्पेशल क्यों है? जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनली रोबोटिक्स ही हम आवाज को पहचान पा रहे थे, तो इसने क्या किया, एक रियल ऑडियो रिकॉर्डिंग की तरह, लाइक ह्यूमंस की तरह ऑडियो को जनरेट करने स्टार्ट किया, रिकॉर्डिंग करने स्टार्ट किया, जो कि क्लियर थी, स्मूथ थी, ह्यूमंस लाइक थी, नेचुरल थी। तो इसलिए इसको हमने क्या माना कि भाई ये एक बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है डीप लर्निंग के अंदर, जिसकी हेल्प से मशीन और ह्यूमंस के बीच का जो डिफरेंसेस है ऑडियो और स्पीच को लेकर, उसको हम क्या कर पा रहे हैं, डिक्रीज कम कर पा रहे हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हाउ डज वेव नेटवर्क, अभी किस तरीके से काम करता है? इट लुक एट टीनी ऑडियो सैंपल्स। ये क्या करता है, जो भी आप टीनी ऑडियो सैंपल से होते हैं उनको क्या करता है, सबसे पहले देखता है, फिर प्रिडिक्ट करता है कि नेक्स्ट स्मॉल पीस ऑफ साउंड क्या होगा। देन डूइंग थाउजेंड ऑफ टाइम पर सेकंड पे थाउजेंड ऑफ टाइम ये प्रोसेसिंग करता है, और जब क्रिएट करता है एक वॉइस को, जो आप देखते हो ना कि वॉइस असिस्टेंट हो गया, हमारा गूगल असिस्टेंट हो गया, गूगल ट्रांसलेटर हो गया, बहुत इजीली कर पाते हैं, तो वो थाउजेंड ऑफ टाइम पर सेकेंड उसको प्रोसेस करता है। देन उसके बाद आपको मिलता है कि भाई हाँ ये चीज ये है।
वो आपको जनरेट करके देता है टेक्स्ट टू स्पीच। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारा वेवनेट का कॉन्सेप्ट है ये हमारा होता क्या है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? ये भी एक हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है। अब एनएलपी क्या होता है? एनएलपी हमारा अंडरस्टैंड करता है कि जो ह्यूमन बोल रहा है वो हेल्प करता है कि मशीन उसको समझ पाए। बस सिंपल काम एनएलपी का ये है। क्या करता है कि कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड कराता है कि ह्यूमन लैंग्वेज, सिंपल एज दैट। एनएलपी इज अ ब्रांच ऑफ एआई दैट हेल्प कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। एनएलपी क्या है? एक ब्रांच है एआई की जो हेल्प करती है कंप्यूटर को कि वो ह्यूमंस की लैंग्वेज को समझ सकें। जस्ट लाइक वी स्पीक एंड वी राइट, जैसे कि हम लिख पाते हैं, हम लोग समझ पाते हैं एक दूसरे की बात को, तो इसी तरीके से हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, हमारी जो मशीन्स हैं, वो हमारी बात को समझ पाए कि हम लोग क्या चाह रहे हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गए होंगे। एनएलपी के बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। सबसे लाइक जो अच्छा एग्जांपल है वो है हमारा जो स्मार्ट टीवी रिमोट होते हैं। स्मार्ट टीवी रिमोट जो आजकल स्मार्ट टीवी आते हैं, तो उसमें स्मार्ट टीवी रिमोट होता है। अब टेकिंग इन एग्जांपल्स के, आप कुछ देख रहे हो यूट्यूब पे, अब आपको लगा कि यार थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो आपने क्या किया कि चलो ठीक है मल्टी आइटम से पढ़ लेते हैं जल्दी से क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं। तो आपने क्या किया? मल्टी आइटम सर्च किया। अब एक तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप जाओ खुद से टाइप करो मल्टी आइटम, देन वो आएगा। वरना क्या है, जो आपका स्मार्ट टीवी होता है उसका स्मार्ट रिमोट के अंदर एक ऑप्शन आता है ऑडियो का। आप ऑडियो के ऑप्शन को क्लिक करो और आप वहां बोल दो कि मल्टी आइटम्स को सर्च करो, तो वो क्या करता है? ऑटोमेटिकली मल्टी आइटम्स चैनल को क्या कर देगा? यूट्यूब पे सर्च करेगा और वो ऑटोमेटिकली सब चीजें आपको स्क्रीन पे विजिबल हो जाएंगी। क्लियर है? तो जो आपने बोला मल्टी आइटम्स, वो उस रिमोट की ऑडियो में उस रिमोट ने कैसे समझा? बाय यूजिंग द एनएलपी। वहां टोटल कॉन्सेप्ट किसका है? एनएलपी का। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एनएलपी का कॉन्सेप्ट हमारा होता क्या है। अब एनएलपी हेल्प करती है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में, सेंटेंसेस, लैंग्वेज, क्वेश्चन के आंसर समराइज करने में टेक्स्ट। ये यानी आपको पता है कि सिंपल क्या है कि वो हेल्प करे कि ह्यूमंस की बात को आप समझो, ह्यूमन क्या बोल रहा है, क्या लिख रहा है, क्या समराइज करना चाहता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, मैं हिंदी में, कोई इंग्लिश में, कोई बंगाली में, तो उन सब चीज को आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि भाई जो ह्यूमन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है। दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्लियर है? अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी के अंदर आता है वर्ड टू वैक। वर्ड समझ आता है, टू वैक यानी वेक्टर। वेक्टर सिंपली क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, कलेक्शन ऑफ नंबर्स। कलेक्शन ऑफ नंबर्स को हम वेक्टर बोलते हैं, जैसे कि इस फॉर्म में हम उसको लिखते हैं, यही तो होता है हमारा वेक्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं? वर्ड टू वेक्टर करते हैं। अब हम ट्रेडिशनली बात करें तो हमारे पास बहुत सारे वर्ड होते थे, बट हमारे जो कंप्यूटर्स है क्या समझता है? वो न्यूमेरिक वैल्यू समझता है, बाइनरी को समझता है। ठीक है? अब वो अगर मैंने अपना नाम लिख दिया तो वो कैसे समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। अब ट्रेडिशनल वे क्या था? हम क्या करते थे? अपना जो सेंटेंस है उसको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड कराते थे कि भाई इस सेंटेंस को हमने 1, इसको 2, इसको 3, इस तरीके से यूनिक आईडी प्रोवाइड कराते थे, देन कंप्यूटर्स को देते थे, देन वो प्रोसेस कर पा रहा था। बट ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ऐसा था, लाइक अनयूज्ड सा था, इंडिपेंडेंट था कि भाई यूनिक आईडी आप किसी को 5 दे रहे हो, किसी को 6 दे रहे हो, किसी को 10 दे रहे हो, तो रैंडमली आप असाइन कर रहे हो यूनिक आईडी, तो वो इंडिपेंडेंटली हो गए कि सेंटेंस को समझने में कंप्यूटर्स को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होने लगी। क्यों? क्योंकि आप यूनिक आईडी प्रोवाइड तो करा रहे हो, आप कंप्यूटर तो समझ पा रहा है, बट जो उसका सीक्वेंस है वो बिगड़ जा रहा था, सीक्वेंस नहीं बना पा रहे थे हम। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। तो जब वर्ड टू वेक्टर आया तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। अब वर्ड टू वेक्टर क्या करता है? जो भी हमारी सेंटेंसेस होते हैं उनको किस में कन्वर्ट करता है? वेक्टर में कन्वर्ट करता है। वेक्टर मैंने आपको क्या बताया? कलेक्शन ऑफ नंबर्स, जिसकी हेल्प से कंप्यूटर बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाता है कि भाई ये जो ह्यूमंस है इसने क्या लिखा हुआ है, ये सेंटेंस क्या है, प्रिडिक्शन में हेल्प करता है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? वर्ड टू वैक यानी वर्ड टू वेक्टर इज अ डीप लर्निंग टेक्निक, हमारा वर्ड को नंबर में कन्वर्ट करता है। सो कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड देयर मीनिंग, जिसके हेल्प से कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाता है कि भाई ये जो वर्ड है ये इसका मीनिंग क्या है। क्लियर है? अब व्हाई डू वी कन्वर्ट वर्ड इनटू नंबर? जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर टेक्स्ट को नहीं समझ पाता डायरेक्टली, तो हमें जरूरत है कि हम उस टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करें ताकि हमारा कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए, तो इसलिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। अब वर्ड टू वेक्टर करता क्या है? इट फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड बेस्ड एंड हाउ ऑफन दे अपीयर, उनकी अपीयरेंस किस तरीके से वो अपीयर हो रहे हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, माय नेम इज अरीशा, तो ये क्या है? इसका पूरा एक अपीयरेंस है कि पहले माय आएगा, फिर नेम आएगा, फिर मेरा नाम आएगा।
तो ये पूरा इसका सीक्वेंस है। अगर हम प्रीवियसली ट्रेडिशनल का अप्लाई करें तो भाई कुछ भी सीक्वेंस है कि आपने यूनिक आईडी प्रोवाइड करा दी और आपने प्रोसेस करने के लिए दे दी, तो वो किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पा रहा है कि माई के बाद नेम आएगा, देन इज आएगा, देन मेरा नाम आएगा। क्लियर है? तो ये क्या करता है, उसके बीच के रिलेशनशिप को फाइंड करता है कि वर्ड किस तरीके से अपियर हो रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वर्ड टू वेक्टर होते क्या। अब ये किस तरीके से काम करता है वो अब हम देख लेते हैं कि वर्ड टू वेक्टर हमारा किस तरीके से काम करता है। तो बेसिकली इसके दो मेन आइडिया है। सबसे पहला है CBOW यानी कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स। अब ये किस तरीके से काम करता है, ये हमारा काम करता है प्रिडिक्ट द वर्ड बेस्ड ऑन द सराउंडिंग वर्ड। ये एक वर्ड को प्रिडिक्ट करता है और उस वर्ड को प्रिडिक्ट करने के लिए उसके जो सराउंडिंग वर्ड्स होते हैं उनकी हेल्प लेता है, उनकी बेस पे उस वर्ड को वो प्रिडिक्ट करता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे एक सेंटेंस है, द कैट सैट ऑन द मैट। क्लियर है? ये हमारा क्या एक सेंटेंस है। हमें इस सेंटेंस में वर्ड को प्रिडिक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ CBOW यानी कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स। अब सबसे पहला हमारा इसमें होता है वर्ड साइज। वर्ड साइज हमें ये बताता है कि हमें सेंटेंस में से कितने वर्ड को कंसिडर करना है। तो मैंने वर्ड साइज ले लिया 3। इसका मतलब क्या है कि हम 3 सेंटेंस को एक बार लेंगे। तो जो हमने 3 सेंटेंस लिए वो क्या है, द कैट सेट, ये हमने 3 सेंटेंस ले लिए। अब मुझे क्या करना है, इसमें से दी और सेट को, तो ये हो गया मेरे इनपुट, और मुझे क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है कैट को। कैट मेरा है क्या, आउटपुट। क्या कह रहा है, सबसे पहले मैंने वर्ड साइज लिया। वर्ड साइज हमें ये बताता है कि उस सेंटेंस में से हम कितने वर्ड को लेंगे। 3 लिया तो हमने 3 सेंटेंसेस को, 3 वर्ड्स को ले लिया सेंटेंस के अंदर से। अब फिर उसके अंदर क्या करा, जो मेरे उन 3 में मैंने देखा कि मेरा कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट। अब मैंने इनपुट करा दी और सेट, मैं ये इनपुट में दूंगी, मुझे प्रिडिक्ट क्या करना है, कैट को प्रिडिक्ट करना है। अब ये किस तरीके से हमारा काम करेगा, सबसे पहले हमारा क्या, इसमें हम करते हैं वन हॉट एनकोडिंग। अब वन हॉट एनकोडिंग हमारा किस तरीके से काम करता है। अब हमारा क्या है, दी और सेट हमारा क्या है, इनपुट है। तो हम क्या बनाते हैं, वेक्टर बनाते हैं ऑफ साइज, वर्ड साइज के। वर्ड साइज कितना है, 3, तो 3 का हमने बना लिया है ये। ठीक है, अब ये क्या है हमारा, अब इसमें वन हॉट एनकोडिंग हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। इसका जो इंडेक्स है वो क्या है, 1, इसका इंडेक्स क्या है, 2, इसका इंडेक्स क्या है, 3। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे वेक्टर है उसके अंदर इंडेक्स 1 पे तो रहेगा। ये हमारा किसका है, दी का। तो इंडेक्स क्या है इसका, 1, तो 1 पे 1 रहेगा, बाकी सब पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब सेट का क्या है हमारा, कौन सा इंडेक्स है, 3, यानी थर्ड इंडेक्स पे 1 रहेगा, बाकी पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर है? अब ये हमारी इनपुट लेयर होगी। यहाँ होती है हमारी हिडन लेयर या अब हमें हिडन लेयर के अंदर कितने नोड रखने हैं वो आपके वर्ड साइज पर डिपेंड करता है। जितना आपका वर्ड साइज रहेगा उतना ही हमारा हिडन लेयर के अंदर नोड्स रहेंगे। तो मैंने वर्ड साइज मेरा जो वो है वो 3 है, तो मैंने इसमें क्या ले लिए, 3 ले लिए। अब इसके बाद मेरा जो है वो यहाँ आता है हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट, और यहाँ हमारा आता है एक्चुअल आउटपुट। जो मेरा एक्चुअल आउटपुट है वो क्या आना चाहिए, एक्चुअल आउटपुट में जो हमारा इंडेक्स 2 है उस पे 1 होना चाहिए, बाकी सब पे 0 होना चाहिए। ये है मेरा प्रिडिक्टेड, जो मेरे मॉडल प्रिडिक्ट करके देगा। क्लियर है? अब यहाँ हमारा सिनेरियो किस तरीके से होगा, हमारा इनपुट गया, हिडन लेयर में कुछ प्रोसेसिंग हुई, कुछ वेट्स वगैरह, आपको पता है वेट्स वगैरह होते हैं, वेट्स के साथ उसने प्रोसेस किया, देन उसने प्रिडिक्ट किया कुछ आउटपुट। अगर हमारा प्रिडिक्ट आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट का जो एरर है वो बहुत ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, बैक प्रोपोगेट करेंगे, यानी प्रीवियस स्टेप पे दोबारा जाएंगे, दोबारा से जो हमारा वेट है उनको दोबारा से इनिशियलाइज करेंगे, उनकी वैल्यू को स्वैप करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, ताकि जो हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट और जो एक्चुअल आउटपुट है उनका जो डिफरेंसेस है हमें क्या करना है, कम करना है। जब कम आ जाएगा तो हम क्या देंगे कि जो हमारा प्रिडिक्टेड आउटपुट है वही हमारा एक्चुअल आउटपुट है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। समझ आया आपको कि किस तरीके से काम करता है कंटिन्यूअस बैग ऑफ वर्ड्स। अगर इन सिंपल हम देखें तो हम क्या करते हैं, इसमें कॉन्टेक्स्ट देते हैं, कॉन्टेक्स्ट को हम किस में कॉन्टेक्स्ट देते हैं और अपने टारगेट वैल्यू को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। यही तो है, कॉन्टेक्स्ट क्या दे रहे हैं हम, दी और सेट, और जो हमारा आउटपुट हम प्रिडिक्ट क्या करना चाह रहे हैं, कैट को क्या करना चाह रहे हैं, प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये होता है CBOW। अब नेक्स्ट आपका होता है स्किप ग्राम। स्किप ग्राम जस्ट इसका अपोजिट होता है। स्किप ग्राम में हमें क्या करते हैं, हम यहाँ कॉन्टेक्स्ट से टारगेट को प्रिडिक्ट करते हैं, यहाँ हम टारगेट से कॉन्टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ हमें टारगेट वैल्यू गिवन होती है और टारगेट से हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। क्लियर है? कट ठीक है, हम यहाँ क्या करते हैं, टारगेट से कॉन्टेक्स्ट को प्रिडिक्ट करते हैं। क्लियर? जिस इसका अपोजिट है, यहाँ हमें प्रिडिक्टेड और एक्चुअल गिवन होते हैं, उनके बेस पे हम इनको फाइंड आउट करते हैं।
क्लियर है? स्किप ग्राम और CBOW किस तरीके से काम करता है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसके अंदर क्या करते हैं, प्रिडिक्ट द सराउंडिंग वर्ड्स फ्रॉम द मेन वर्ड। अब हमें यहाँ सराउंडिंग वर्ड्स गिवन होता है, हमें जो मेन वर्ड है उसको फाइंड आउट करना होता है। क्लियर है कि यानी सराउंडिंग वर्ड्स को प्रिडिक्ट करना होता है, मेन वर्ड हमें फाइंड आउट करना, मतलब मेन वर्ड हमें गिवन होता है। मेन वर्ड क्या है, कैट हमें गिवन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसके सराउंडिंग्स में क्या क्या वर्ड हो सकते हैं, दी और सेट को हमें क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वर्ड टू वेक्टर हमारा किस तरीके से काम करता है। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा जॉइंट डिटेक्शन। अब जॉइंट डिटेक्शन क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट जॉइंट, यानी कुछ दो चीजों को हम मिला रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। जॉइंट डिटेक्शन मीन्स अ डीप लर्निंग मॉडल इट ट्रेन टू डिटेक्ट मोर देन वन थिंग एट अ सेम टाइम। एक सेम टाइम पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को प्रिडिक्ट करना किसकी हेल्प से करते हैं, जॉइंट डिटेक्शन। जॉइंट डिटेक्शन एक ऐसा मॉडल है जो एक से ज्यादा चीज को एक सेम टाइम पे आपको क्या करके देगा, डिटेक्ट करके देगा, इंस्टेड ऑफ डूइंग टास्क सेपरेटली। अभी हम क्या कर रहे थे, डिटेक्शन के हेल्प से सिंगल पिक्चर में से सिंगल ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर रहे थे, वो डिटेक्ट करके भी दे रहा था कि हाँ भाई इसके अंदर ये पर्सन यहाँ है, उसको सर्कल करके दे रहा था, कैट को, डॉग को, सब चीजें वो सही करके दे रहा था। बट वो क्या एक टाइम पे एक टास्क परफॉर्म कर रहा था, तो वहां हमारी इतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही थी, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा था। तो हमने क्या किया, जॉइंट डिटेक्शन हमारा क्या करता है, एक सेम टाइम पे एक से ज्यादा चीजों को फाइंड आउट करता है। क्लियर है? तो ज्वाइंट का मतलब टुगेदर और डिटेक्शन का मतलब कि ऑब्जेक्ट के फीचर्स को फाइंड करना। क्लियर है? सो ज्वाइंट डिटेक्शन का सिंपल मतलब क्या होगा, डिटेक्टिंग मल्टीपल थिंग्स टुगेदर इन वन मॉडल। एक मॉडल की हेल्प से काफी चीजों को डिटेक्ट करना, एक पिक्चर के अंदर, एक इमेज के अंदर या किसी चीज के भी अंदर। क्लियर है? दैट इज द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट डिटेक्शन। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रियल लाइफ में, अगर हम रियल वर्ल्ड की में बात करें, तो रियल वर्ल्ड में जो हमारे टास्क होते हैं वो ऐसे नहीं होते कि वन बाय वन, हमें क्या कुछ टास्क कॉन्करेंटली या पैरेलली हमें करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें हमें पैरेलली काम करना पड़ता है। तो वहां हम डिटेक्शन की हेल्प से नहीं कर पा रहे थे, बट वहां हमारा क्या है, जॉइंट डिटेक्शन है। जो तो जॉइंट डिटेक्शन हमारा क्या करता है, एक से ज्यादा चीज को या एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को हमें इजीली फाइंड आउट करके दे रहा था। फाइंड मोर देन वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेम इमेज। क्लियर है? अब एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। एक इमेज के अंदर एक पर्सन है, तो हमें डिटेक्ट करना है कि वो पर्सन कहाँ है, उसकी आईज कहाँ है, नोज कहाँ है, हैंड कहाँ है, लेग कहाँ है, और वो क्या कर रहा है। तो ये सब चीजें एक नॉर्मल डिटेक्शन मॉडल नहीं कर पाएगा, यहाँ हमें जरूरत पड़ेगी जॉइंट डिटेक्शन की, क्योंकि एक इमेज के अंदर हम उस पर्सन को भी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, आईज नोज उसके फीचर को भी फाइंड आउट डिटेक्ट करना चाह रहे हैं, और ये भी देखना चाह रहे हैं कि वो पर्सन कर क्या रहा है। तो यहाँ हमारा डिटेक्शन काम नहीं करेगा, तो यहाँ हमारा क्या काम करेगा, जॉइंट डिटेक्शन। 3 मॉडल्स अगर हम करेंगे, अगर आप नॉर्मल डिटेक्शन से करेंगे तो यहाँ हमें 3 मॉडल चाहिए, जो एक क्या करेगा, एक पर्सन को फाइंड आउट करेगा, दूसरा मॉडल उसके फीचर को एक्सट्रैक्ट कर फाइंड आउट करेगा, तीसरा मॉडल क्या करेगा, उसके एक्शन को फाइंड आउट करेगा कि वो कर क्या रहा है। बट जॉइंट डिटेक्शन क्या करेगा, उसको नहीं चाहिए 3 मॉडल, वो एक सिंगल मॉडल इन टास्क को पैरेलली परफॉर्म करेगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जॉइंट डिटेक्शन हमारा क्या होता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स यानी बायो यानी बायोलॉजी का यहाँ वर्क है। अब क्या है इसका मतलब, बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अ फील्ड वेयर वी यूज कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी। ये एक ऐसी फील्ड है जहां हम बायोलॉजी के अंदर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। किस चीज के लिए, डीएनए के साथ डील करने के लिए, जीन्स, प्रोटीन, सेल्स, डिसीजेस, इन सब के साथ हम डील करने के लिए किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और प्रॉपर एक एक चीज को फाइंड आउट करता है, बट क्या करता है जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, मल्टीपल टास्क को पैरेलली परफॉर्म करता है, जिसकी हेल्प से हमारा क्या करता है, टाइम कम कंज्यूम होता है और बहुत हमें इजीली हो जाता है। क्लियर है? एआई मॉडल से हो गया आज के टाइम पे, तो क्या करता है, आप उनको रिपोर्ट दो, वो जनरेट करके आपको प्रॉपर आउटपुट दे देंगे कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। समराइज में दोगे, समराइज में दे देंगे, पॉइंट में कहोगे, पॉइंट में आपको बता देंगे। तो क्लियर है? तो सिंपल बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मतलब है कि कंप्यूटर्स को हम यूज कर रहे हैं साइंस को स्टडी करने के लिए। ठीक है? अब हम ये हमारे किस तरीके से हेल्प करता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स डीप लर्निंग के अंदर, कहाँ कहाँ हम इसका यूज करते हैं। सबसे पहले डीएनए सीक्वेंसिंग एनालिसिस। डीएनए क्या है, डीएनए के अंदर एक बहुत लॉन्ग स्ट्रिंग होती है। नॉर्मल ह्यूमंस करेगा तो पहले वो स्ट्रिंग को फाइंड आउट करेगा, पैटर्न्स को फाइंड आउट करेगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। बट अगर आप डीप लर्निंग के अंदर इस चीज को सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली कर सकते हो। डीप लर्निंग क्या करेगा, बहुत इजीली उसको क्या करेगा, रीड करेगा, उसके अंदर के फीचर को एक्सट्रैक्ट करेगा, जैसे म्यूटेशन हो गया, डिसीजेज हो गई, जेनेटिक रिलेशनशिप हो गई, उन सब चीजों को फाइंड आउट करेगा और बहुत इजीली आपको
आप समझो मतलब सेकंडों में आपको आंसर दे देगा डीप लर्निंग। और कहाँ अगर ह्यूमन कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। क्लियर है। और एक्यूरेसी भी भाई अगर डीप लर्निंग का आप यूज करें तो एक्यूरेसी की तो अच्छी खासी एक्यूरेसी रहेगी। क्लियर है। प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन में कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर कैसा है, डिसीज को प्रिडिक्ट करने के लिए कि भाई आपको फीवर है, कैंसर है, या क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्या चीजें आपको डिसीजेज हैं, तो इन सब चीजों के अंदर हम डीप लर्निंग का यूज करें तो यहाँ हमारा टर्म आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा फेस रिकॉग्निशन। अब फेस रिकॉग्निशन बहुत सिंपल टॉपिक है। फेस रिकॉग्निशन का जो आपका इसमें पोर्शन है वो यही है कि फेस रिकॉग्निशन होता क्या है। अगर हम बात करें फेस रिकॉग्निशन की तो फेस रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि कंप्यूटर्स किसी के फेस को देख के अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि ये पर्सन ये है, कि ये पर्सन, नाम तो नहीं पता उसको बट ये हाँ ये पता ये पर्सन ये है, ये पर्सन ये है। उसके टेक्सचर को, उसके कलर को, उसके एजेस को उसने अपने अंदर फीड कर लिया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फेस रिकॉग्निशन। आपके मोबाइल फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, हर चीज में आजकल फेस रिकॉग्निशन है। तो जैसे आप अपने फोन का फेस लॉक को करते हो तो वो क्या करता है, आपको फेस के जो कुछ फीचर्स है उनको एक्सट्रैक्ट करता है, उनको रिकॉग्नाइज करता है, उनको चेक करता है कि हाँ ये पर्सन वही है तो ओपन करके दे देगा, अदरवाइज नहीं करता। क्लियर है। तो फेस रिकॉग्निशन मीन्स कंप्यूटर कैन लुक एट अ फेस एंड अंडरस्टैंड हु द पर्सन इज। ठीक है, लाइक ये मेरा फ्रेंड है या ये वो है। क्लियर है। डीप लर्निंग हेल्प कंप्यूटर टू डू द सेम थिंग। तो डीप लर्निंग हेल्प करता है कंप्यूटर को सेम चीज करने के लिए कि वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए कि हाँ ये पर्सन ये है। इसके दो मेन स्टेप्स होते हैं, फेस डिटेक्शन और फेस रिकॉग्निशन। फेस डिटेक्शन का मतलब है कि इस पिक्चर के अंदर फेस कहाँ है, दैट इज कॉल्ड फेस डिटेक्शन। फेस रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, उस पर्सन को आइडेंटिफाई करना कि ये पर्सन वो है, दैट इज कॉल्ड फेस रिकॉग्निशन या फेस आइडेंटिफिकेशन। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बट अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि आपका सीन अंडरस्टैंडिंग। अब सीन अंडरस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीन्स अ कंप्यूटर कैन लुक एट अ इमेज एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द होल सीन, नॉट जस्ट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। सीन अंडरस्टैंडिंग कि पूरे एक सिनेरियो को वो अंडरस्टैंड कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट को नहीं कर रहा, वो प्रॉपर उस सीन को अंडरस्टैंड करके बता रहा है कि भाई यहाँ क्या चल रहा है, इस सीन में क्या हो रहा है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल एक लड़का, क्या अ बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल इन अ पार्क, तो सीन डिटेक्शन क्या करेगा, उस बॉय को पहले फाइंड आउट करेगा, फुटबॉल को करेगा, पार्क को करेगा, उसके एक्शन को देखेगा, एंड देन वो लास्ट में अंडरस्टैंड कर पाएगा कि ये जो बॉय है ये क्या कर रहा है, फुटबॉल को खेल रहा है। क्लियर है। इट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंप्यूटर सीन लाइक ह्यूमंस। ये क्या करता है कि कंप्यूटर्स जैसे ह्यूमंस, हम लोग सीन को देख के समझ जाते हैं कि हाँ यार ये चीज हो रही है। अगर ज्यादा भीड़ हो रही है तो भाई कुछ लड़ाई वगैरह हो रही है या कोई ट्रेजेडी हो गई है। क्लियर है। कोई रो रहा है तो भाई वो परेशान है, बहुत सारे लोग उसके पास है, या कोई मतलब बहुत कॉमन सीन्स होते हैं जो हम रियल लाइफ में देखते हैं। तो कॉमन सीन्स को उनको अंडरस्टैंड करना कि वहाँ क्या चल रहा है, सीन अंडरस्टैंडिंग की हेल्प से हम ये चीज कर पाते हैं। क्लियर है। तो हम क्या चाहते हैं कि कंप्यूटर भी एक सीन को देखकर समझ पाए कि अगर एक बच्चा खेल रहा है तो बता पाए कि यही भाई ये प्लेइंग कर रहा है, ये चीज कर रहा है, वो भाग रहा है तो इसका मतलब वो रनिंग कर रहा है। तो हम कंप्यूटर से भी चाहते हैं कि वो सीन को अंडरस्टैंड करके पूरा प्रिडिक्शन कर पाए या पूरा हमें फाइनल आंसर बता पाए कि हाँ ये चीज ये हो रही है। तो सीन अंडरस्टैंडिंग हमारा इसी तरीके से वो काम करता है। क्लियर है। अब हाउ व्हाट डज सीन अंडरस्टैंडिंग इंक्लूड, इसके अंदर क्या क्या चीज होती है। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जैसे कि एक अभी मैंने बताया कि एक बॉय प्ले कर रहा है फुटबॉल, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक बॉल हुई, फुटबॉल हुई, उसको आइडेंटिफाई करना, उस बॉय को आइडेंटिफाई करना। क्लियर है। तो ये सब क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है। देन सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, यानी किसी पार्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। तो कलर ईच ऑब्जेक्ट रीजन सेपरेटली, जो कलर के बेस पे रीजन को सेपरेट आउट करना। डेप्थ एस्टिमेशन। डेप्थ एस्टिमेशन की कितना कोई ऑब्जेक्ट कितना दूसरे ऑब्जेक्ट से कितना दूर है, कितना पास है, ये सब चीजें आइडेंटिफाई करना। एक्शन रिकॉग्निशन की भाई यहाँ चल क्या रहा है, कोई रो रहा है, कोई चल रहा है, कोई खेल रहा है, कोई दौड़ रहा है, क्या चीजें, क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है। देन उनके बीच में रिलेशनशिप, इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद उनके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करना कि हाँ प्रॉपर ये चीज हो रही है। ये पूरा काम होता है हमारा सीन अंडरस्टैंडिंग का। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है आपका इमेज कैप्शनिंग। इमेज कैप्शनिंग का मतलब क्या है, मीन्स कंप्यूटर्स लुक एट इमेज एंड राइट द सेंटेंस टू डिस्क्राइब। अब कंप्यूटर्स बहुत स्मार्ट हो गया है,
चीजें ऑब्जेक्ट को भी देख रहा है और वो ये आइडेंटिफाई भी करके बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट में क्या चल रहा है, प्रॉपर आपको सेंटेंस में आंसर दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि एक टेबल पे कैट बैठी है, तो एआई क्या कर रहा है, प्रॉपर आपको बता रहा है कि कैट, एक क्यूट कैट बैठी है किस पर, एक वुडन टेबल पर। दैट इज कॉल्ड इमेज कैप्शनिंग। इसी को ही बोलते हैं इमेज कैप्शनिंग। अगर आप इस एग्जाम्पल के थ्रू याद रखोगे तो आप कभी भी नहीं बोलोगे कि ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। इमेज को देखकर अंडरस्टैंड कर कर हमें प्रॉपर सेंटेंस में बताना कि यहाँ चल क्या रहा है, यहाँ इसकी इमेज के अंदर है क्या। क्लियर है। अब ये किस तरीके से काम करता है, इसके दो मेन पार्ट है, CNN और RNN। CNN आप देखो, जब से हमने पढ़ा है बार बार हर यूनिट में रिपीटेडली आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है CNN। तो CNN क्या करता है, इमेज को अंडरस्टैंड करता है, उसके ऑब्जेक्ट को, कलर को, फीचर्स को, शेप को, पोजीशन को, इन सब चीजों को। और RNN क्या करता है, RNN, LSTM एंड ट्रांसफॉर्मर क्या करते हैं, सेंटेंस को जनरेट करते हैं। सेंटेंस को जनरेट करना, दिस पार्ट क्रिएट अ सेंटेंस यूजिंग द इमेज फीचर्स। हम इमेज के फीचर्स ने बताया कि ऑब्जेक्ट हमारा कैट है, फिर उसने बताया कि एक टेबल है, उसका कलर ब्राउन है, तो उसने प्रिडिक्ट किया वो वुडन टेबल है। देन उसके फीचर्स बताए कि वो इतनी अच्छी दिखती है, तो उसने क्या करा कि क्यूट कैट सेंटेंस के अंदर ऐड ऑन कर दिया। तो ये क्या करते हैं, इमेज के फीचर के बेस पे क्या करते हैं, सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। ये काम किसका होता है, हमारा RNN, LSTM एंड ट्रांसफॉर्मर, इन सब का। क्लियर है। जस्ट लाइक ह्यूमन डिस्क्राइब, जैसे हम लोग करते हैं कि ये चीज ये है, ये टेबल हमारी, इस टेबल के ऊपर हमारी कैट बैठी है तो बहुत अच्छी लग रही है, तो हम क्या करें, प्रॉपर डिस्क्राइब कराएं। इसी तरीके से हमारा इसमें क्या होता है, इमेज कैप्शनिंग में हम इमेज को प्रॉपर डिस्क्राइब कराते हैं कंप्यूटर से कि ये चीज है क्या। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इमेज कैप्शनिंग का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। तो यहाँ हमारा पूरा यूनिट 5 कंप्लीट हुआ। अब हमारा पोर्शन आता है इसकी PYQs का, कि अब इस यूनिट से हमारे क्या क्या PYQs हमसे पूछे गए हैं। अब बढ़ते अपने PYQ सेक्शन की तरफ। तो जो हमारा पहला PYQ है हमारा EQ 2022 से इसमें पूछा गया था। ये हमारा क्वेश्चन लॉन्ग में आया था। तो हमें क्या बताना था, एक्सप्लेन इमेज कैप्शनिंग इन डीप लर्निंग। आपको बताना था कि इमेज कैप्शनिंग डीप लर्निंग के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट होता क्या है। ऑलरेडी हम इमेज कैप्शनिंग को पढ़ चुके हैं, बट यहाँ हमें क्या बताना था, डिटेल में बताना था इमेज कैप्शनिंग होता क्या, उसकी वर्किंग भी। क्योंकि AK2 में आपको क्या करना पड़ता है कि अगर लॉन्ग में आ गया तो आपको मिनिमम 3 से 4 3 पेज तो लिखने पड़ेंगे। तो 3 पेज के लिखने के लिए हमारे पास कंटेंट तो प्रॉपर होना चाहिए। तो अब हम ये देख लेते हैं कि होता क्या है। इमेज कैप्शनिंग क्या है कि भाई कंप्यूटर्स ने किसी पिक्चर को देखा और उस पिक्चर को देखकर उसने क्या जनरेट किया, कैप्शन, यानी कुछ सेंटेंस को जनरेट किया कि इस इमेज में ये हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि हम देखते हैं कि भाई कोई अगर खाना खा रहा है तो हम कहते हैं देखो ये लड़की खाना खा रही है, या ये लड़का खाना खा रहा है, या ये खाना खा रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि भाई उन लोगों को देखा, उनके समझा कि भाई वो क्या कर रहे हैं, उसके बेस पे हमने सेंटेंस को जनरेट करा। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग करते हैं, इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर क्या करता है, इमेज कैप्शनिंग के अंदर कैप्शन को जनरेट करता है किसी भी इमेज को देखकर। क्लियर है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इमेज कैप्शनिंग हमारा होता क्या है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है, इसके दो मेन कंपोनेंट है, एनकोडर और डिकोडर। एनकोडर क्या करता है, जो भी हमारी इमेज होती है उसको अंडरस्टैंड करता है, भाई इमेज में चल क्या रहा है, इमेज में ऑब्जेक्ट कौन कौन से है, कलर कौन कौन से, एक्शन कौन कौन से, सीन कौन कौन से, आखिरी इमेज में है क्या। तो वो काम कौन करता है, एनकोडर, समझने का काम, पूरा अंडरस्टैंड करने का काम एनकोडर का। डिकोडर का काम क्या है, सेंटेंस को जनरेट करना, कि जो एनकोडर ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, उनके बेस पे मुझे क्या करना है, सेंटेंस को जनरेट करना है। दैट इज कॉल्ड द वर्किंग ऑफ डिकोडर। क्लियर है। एनकोडर क्या करता है, इमेज को अंडरस्टैंड करता है और वो डिकोडर को इन्फॉर्मेशन भेज देता है कि इस इमेज के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ये कलर है, ये सीन है, ये एक्शन है। डिकोडर क्या करेगा, उन सबको अंडरस्टैंड करेगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, फिर उसके बेस पे वो क्या करेगा, जनरेट करेगा सेंटेंस बाय यूजिंग द RNN, LSTM, GRU, काफी सारे एल्गोरिथम है, उनके बेस पे वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हाउ एनकोडर और डिकोडर वर्क, वही है कि भाई एनकोडर डिकोडर एक साथ मिलके किस तरीके से काम करते हैं। एनकोडर क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, डिकोडर को भेजता है। डिकोडर क्या करता है, जो एनकोडर ने मुझे इनपुट दिया है उसके बेस पे क्या करेगा, अंडरस्टैंड करके जनरेट करेगा। तो ये दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं एक तरीके से। ये क्या है कि भाई एनकोडर जब तक काम नहीं करेगा, डिकोडर के पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, वो जनरेट नहीं करेगा। तो ये एक साथ मिलकर काम करते हैं किसी भी इमेज के कैप्शन को जनरेट करने के लिए। क्लियर है। अब भाई एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अटेंशन मैकेनिज्म मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने इसके अंदर अलग से ऐड ऑन किया है। अब अटेंशन मैकेनिज्म है क्या, अटेंशन का मतलब क्या होता है, हम किसी चीज से बहुत ज्यादा फोकस करें, दैट इज कॉल्ड अटेंशन। नॉर्मली लाइफ में भी यही होता है कि अटेंशन का मतलब है कि भाई सीधे खड़े हो जाओ, अटेंशन एकदम
सब चीजें काम छोड़ दो। तो अटेंशन क्या है, अटेंशन मैकेनिज्म हमारे इसके अंदर क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो मॉडल है वो डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट फीचर्स पे वो क्या कर पाता है, फोकस कर पाता है। इट मीन्स द मॉडल फोकस ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ इमेज वेयर इमेज वैन जनरेटिंग ईच वर्ड, जब वो हर वर्ड को जनरेट करता है तो वो इमेज की जो इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उस पर वो क्या करता है, फोकस करता है और उन्हीं के बेस पे वो क्या करता है, जनरेट करता है हमारा सेंटेंसेस। क्लियर है? सिंपल अटेंशन मैकेनिज्म ओल्टर जो हम मॉडल यूज करते थे वो पूरी इमेज को देखता था, वो ऐसा नहीं है कि कोई फोकस या बहुत लाइक इंपॉर्टेंट फीचर को फोकस करा, नहीं, वो पूरी इमेज को देखता था। बट अटेंशन मैकेनिज्म की हेल्प से हम क्या करते हैं, अटेंशन कर पाते हैं कि नहीं भाई ये चीज हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड अटेंशन मैकेनिज्म। नेक्स्ट है हाउ इमेज कैप्शनिंग इज ट्रेन। अब इमेज कैप्शनिंग को हम किस तरीके से ट्रेन करते हैं, वही कि हम उसे बिलियंस ऑफ इमेजेस देते हैं जिसकी हेल्प से वो एनकोडर डिकोडर अच्छे से वर्क करना जानते हैं। यही सब ये आप पढ़ लोगे तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। एप्लीकेशन की बात करें तो वही एप्लीकेशन है सेल्फ ड्राइविंग कार, मेडिकल में, ई कॉमर्स में, इन सब के अंदर हम इमेज कैप्शनिंग का यूज करते हैं। क्लियर है? आई होप आपको इमेज कैप्शनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और अगर ये आता है तो आपको इसी तरीके से प्रॉपर सभी चीजें लिख के आने, क्योंकि 3 पेज के अंदर के लिए मैंने सोच के इसमें इतनी सारी चीजें ऐड ऑन करी है। क्लियर है? अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका क्वेश्चन नेगेटिव 2022 से इसमें पूछा गया था क्या क्वेश्चन, डेमोन्स्ट्रेट हाउ द प्राइवेसी विल बी अफेक्टेड व्हेन फेशियल रिकॉग्निशन गेट यूजेस बाय प्राइवेट कंपनीज। कि जो फेशियल रिकॉग्निशन है अगर वो कोई प्राइवेट कंपनीज यूज करते तो वो किस तरीके से हमारी प्राइवेसी को अफेक्ट करता है, आपको वो सब बताना था। सबसे पहली बात तो प्राइवेट कंपनीज का यूज करने का मतलब क्या है। फेशियल रिकॉग्निशन मीन्स अ कंपनी यूज अ कैमरा एंड एआई। इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट कंपनीज अगर फेशियल रिकॉग्निशन का यूज करें, इसका मतलब क्या है कि वो कैमरा और एआई की हेल्प से क्या करें, आपके फेस को स्कैन करें, आइडेंटिफाई करें आप है कौन, ट्रैक करें आपके मूवमेंट और बिहेवियर को, आप क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपके जो डेटा है फेशियल डेटा है उसको अपने सिस्टम के अंदर स्टोर कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी कैमरा या एआई का यूज करती है। अब भाई ये कहाँ होता है, सोशल मीडिया के अंदर, बिजनेसेस सबसे ज्यादा आप देखोगे कॉमन है बिजनेसेस के अंदर। जब आप किसी ऑफिस के अंदर जाते हो तो वहां फेस लॉक लगा हुआ होता है, तो वो क्या करता है आपके फेस को स्कैन करता है, अगर आप होते हो तो आपको अंदर जाने देता, अदरवाइज वो अनलॉक ही नहीं होता है। तो बहुत जगह हम इसका यूज करते हैं, ऑफिसेज में, मोबाइल फोन्स में, सोशल मीडिया ऐप में। अब ये प्राइवेसी को हमारे किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, हमें मेन क्वेश्चन हमारा ये था। सबसे पहला कॉन्स्टेंटली ट्रैकिंग विदाउट परमिशन। अब जो कैमरा है वो आपकी कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस तरीके से काम कर रहे हो, क्या बिहेवियर है आपका, कब खुश हो, कब दुखी हो, वो आपके बिना परमिशन का आपको हर सेकंड में कैप्चर कर रहा है। अब मुझसे परमिशन तो नहीं ली कैमरा ने, बहुत सारी जगह ऐसे होते हैं जहाँ हिडन कैमराज होता है, हमें नहीं पता होता कि भाई यहाँ कैमरे भी हैं, तो ये क्या है हमें पता नहीं है, बट वो हमारी परमिशन के बिना ही हमें क्या कर रहे हैं, बार 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 ट्रैक, कॉन्स्टेंटली ट्रैक कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा प्राइवेसी अफेक्ट तो यही होता है कि भाई आप हमारी बिना परमिशन के हमें क्यों ट्रैक कर रहे हो, क्यों हमारी बिना परमिशन के आप सब चीजें हमारी कैमरे के अंदर क्या कर रहे हो, उसको स्टोर कर रहे हो अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए शॉपिंग मॉल के अंदर फेशियल रिकॉग्निशन कैमराज वगैरह होते हैं, तो वो सब चीजें को देखते हैं, भाई कौन अंदर आ रहा है, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, इस शॉप के अंदर इसने कितना टाइम रहा, इस शॉप के अंदर कितना टाइम रहा, तो वो बिना परमिशन के, भाई हम तो ऐसे घूमने गए हैं, अब भाई अब हम नॉर्मली घूमने गए हैं, अब उसमें भी आप क्या कर रहे हो, कॉन्स्टेंटली हमें ट्रैक कर रहे हो, तो तुम्हारी प्राइवेसी ही तो अफेक्ट कर रहा है। भाई कोई पता नहीं किस काम से गया है वहां, अब आप प्राइवेसी को अफेक्ट कर रहे हो ना डायरेक्टली। पहला तो यही है। क्लियर है? नेक्स्ट आपका फेशियल डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर एवर। अब डेटाबेस के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है। अब एक बार अगर आपने ऑफिस के अंदर अपने फेशियल रिकॉग्निशन करा लिया आपने, ठीक है, कि मैं हूँ, मेरा डेटा वहाँ फीड हो गया, तो जो उनका सिस्टम है, जो उनका डेटाबेस है, वहाँ तो परमानेंटली सेव हो गया है। अब वो आपको आके थोड़ी बताएंगे कि नहीं नहीं अब आप हटा लो या नहीं कर लो, वहां हमारा बिना हमारी परमिशन के फॉर एवर डेटा को सेव कर लिया है। और आपको पता है डेटा इस टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है यार ना आपको कि डेटा के बिना कुछ भी नहीं है। अब वो आपका फेशियल डेटा भी अपने डेटाबेस के अंदर परमानेंटली स्टोर करें, क्या आपको उन्होंने बताया, नहीं बताया, भाई हमें क्या मतलब, हमें तो बस ये है कि हमें ऑफिस के अंदर एंटर होना है, बट उसके पीछे के जो हमारी प्राइवेसी अफेक्ट हो रही है हमें वो पता ही नहीं चलती। क्लियर है? आपका फिंगरप्रिंट हो गया, सब चीजें वो अपने डेटाबेस के अंदर परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है? आगे जाके लाइक कंपनीज डेटा को बेच देती हैं, यही सब काम होता है।
तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर कोई भी कंपनी, जब हम ऑफिस के अंदर एंटर करते हैं तो कंपनी फेशियल रिकॉग्निशन की हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं कि ये पर्सन हमारा सही पर्सन है कि नहीं है। कंपनी गेट हैक्ड फ्रॉम लीक डेटा, कंपनी का डेटाबेस लीक हो गया, कंपनी का जो डेटाबेस है वो हैक हो गया, तो सारा जो डेटा होता है वो लीक हो जाता है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आपकी फेस कट एजेस, सब चीज़ें लीक हो जाती हैं। तो भाई जहाँ लीक हुई, जिन्होंने उस डेटा को स्टोलन किया, तो आप समझिए वो कितना मिसयूज कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है कंपनी सेल्स और शेयर योर फेस डेटा। आपको पता है कि डेटा इतना महंगा है कि भाई कंपनीज खुद ही उसको सेल आउट कर देते हैं। जब कंपनीज डूबने लग जाते हैं तो क्या करते हैं, डेटा को बेचना शुरू कर देती है, जो कि बहुत अच्छी उन्हें रेट पे डेटा बिक जाता है। क्लियर है। अब प्राइवेसी को वो किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, भाई आपकी कंपनीज आपके बिना परमिशन के आपके बिहेवियर को, आपकी कॉन्स्टेंट ट्रैकिंग कर रही है, किसी और को भेज दी उन्होंने, अब वो क्या कर रहे हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग का आप समझते हैं, एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि भाई हमें एडवर्टाइजिंग के लिए हमें नए नए फेस चाहिए होते हैं, हमें नए नए फेस कट चाहिए होते हैं, नए नए बिहेवियर चाहिए होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डेटा होता है उसमें से कुछ डेटा को फाइंड आउट करके उसका मिस यूज कर लेते हैं। अब उन्होंने मेरी परमिशन ली के मेरा वो डेटा यूज करे नहीं, कंपनी ने बेच दिया, उन्होंने उसका गलत यूज कर लिया। तो दैट इज कॉल्ड टारगेटिंग एडवर्टाइजिंग बिकम क्रीपी एंड पर्सनल। क्लियर है। बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम है ये कि फेशियल रिवील एज, जेंडर, इमोशंस, मूड, कंपनी यूज करते हैं पर्सनल रियल टाइम डेटा को, रियल टाइम एड्स जो आते हैं, कंपनीज उनके अंदर इन सब का यूज करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो डेटा है उसी का ही यूज करके ये सब चीज अपनी करती है। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल कि एक डिजिटल बिल बोर्ड स्कैन कर रहा है आपके फेस को, और उसने देखा कि भाई आप ऐसे थके हारे हो, ऐसे टायर्ड हो, तो वो क्या करेगा, तुरंत के तुरंत आपको इंस्टेंटली शो करेगा कि एनर्जी ड्रिंक पियो, एकदम से रेड बुल पियो, एकदम से एनर्जी आ जाएगी, दिस टाइप। तो ये क्या है, प्राइवेसी इफेक्ट होता है कि भाई हमें नहीं पीनी, हम किसी और वजह से परेशान हैं, तुम हमें एनर्जी ड्रिंक पिला रहे हो। तो भी बहुत बड़ा, लाइक आप समझो कि प्राइवेसी को बहुत इफेक्ट करता है ये सब चीज़ें। सोशल मीडिया तो बहुत ही ऐसा है कि भाई हर टाइम आपकी प्राइवेसी अफेक्ट ही हो रही है। क्लियर है। फिफ्थ, आपका फेस डेटा कैन बी मिस यूज विदाउट योर नॉलेज। आपको पता भी नहीं, वो अपने एआई को ट्रेन करने के लिए, कस्टमर्स को रिस्की के लिए, अलग अलग कामों के लिए आपका डेटा यूज करें। हमें क्या पता, भाई हम तो ऑफिस में जा रहे हैं इसलिए कि हमें हमारा फेशियल क्यों वो रिकॉग्नाइज करा, इसलिए कि भाई हम ऑथेंटिकेट पर्सन है तो वो हमें जाने दे, ऑथेंटिकेशन के लिए हमने वहाँ फेशियल रिकॉग्निशन कराया। बट उन्होंने क्या करा, हमारे नॉलेज के बिना उसका मिसयूज करने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये कुछ हमारे पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारी प्राइवेसी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन AKTU 2022-23 में पूछा गया, तो उसने क्या पूछा था कि किस तरीके से एआई और न्यूरो साइंस एक दूसरे को फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ा दिए, आपको वो एक्सप्लेन करना था। अब एआई और न्यूरो साइंस एक तरीके से आप समझो दो फ्रेंड्स हैं। क्लियर है। एआई क्या करता है, आपको ब्रेन को समझने के लिए हेल्प करता है कि आपका ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है, उसको लर्न करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एआई का। न्यूरो साइंस क्या है, न्यूरो साइंस यूज करता है एआई का अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारा ब्रेन किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो दोनों एक साइमल्टेनियसली, एक पैरेलली वर्क कर रहे हैं, यानी दोनों एक तरीके से फ्रेंड है, दोनों एक दूसरे की हेल्प से लर्न कर पा रहे हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि न्यूरो साइंस किस तरीके से एआई को हेल्प कर रहा है, देन देखेंगे कि एआई किस तरीके से न्यूरो साइंस को हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहले अब न्यूरो साइंस किस तरीके से एआई को हेल्प कर रहा है, पहला है हमारा न्यूरल नेटवर्क वर इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन, ANN, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आपने पढ़ा है उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, उसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। तो जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स हमारी न्यूरो साइंस का पार्ट हुआ और आर्टिफिशियल बना दे तो वो एआई का पार्ट हो गया। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है हमारा ANN का, वो इंस्पायर्ड होता है न्यूरॉन से, स्नैप्सिस से, एक्टिवेशन सिग्नल से। तो ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया बायोलॉजिकल से, बायोलॉजी जहाँ पे भी आते हैं वहाँ न्यूरो साइंस आता है हमारा। तो समझ आया आपका न्यूरो साइंस किस तरीके से हेल्प कर रहा है एआई को। देन लर्निंग मॉडल, जो हमारे लर्निंग जैसे बैक प्रोपगेशन, हैबियन लर्निंग, रीइंफोर्समेंट, हमने दो तो पढ़ी हुई है ऑलरेडी। तो ये क्या है, इनके अंदर भी हम किसका यूज कर रहे हैं, ये न्यूरो साइंस टेक्नोलॉजी है जिनके अंदर हम एआई का यूज कर रहे हैं, एआई की हेल्प से वो हम काम करा पा रहे हैं। क्लियर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब एआई किस तरीके से हेल्प करा हमारे न्यूरो साइंस में, तो एआई इज नॉट जस्ट इंस्पायर्ड, एआई ऐसा नहीं है कि ह्यूमन से इंस्पायर्ड है, नहीं,
इट ऑल्सो हेल्प साइंटिफिक अंडरस्टैंड द ब्रेन बेटर। ये हमें हेल्प करता है कि हम बेटर को साइंटिफिकली समझे कि भाई हमारा जो ब्रेन है वो किस तरीके से काम करता है, क्या क्या सोचता है, क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर। तो पहला है AI एनालाइज ब्रेन स्कैन्स बेटर देन ह्यूमंस। सिंपल है कि AI, हम ह्यूमंस अगर स्कैन करेंगे ब्रेन को तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, पता नहीं अच्छे से कर भी पाएंगे नहीं। बट इंस्टीड ऑफ ह्यूमंस अगर AI करेगा तो वो उस काम को बहुत अच्छे से करेगा। क्लियर है? पहला ये है। लाइक जैसे MRI स्कैन हो गया, EEG सिग्नल्स हो गए, न्यूरॉन एक्टिविटी रिकॉर्डिंग हो गई। तो ये क्या है, अगर हम खुद से नॉर्मली ह्यूमन बीइंग करेगा बहुत टाइम कंज्यूम होगा, पता नहीं अच्छे से होगा भी नहीं। बट अगर वो काम AI कर रहा है तो वो बहुत अच्छे से करेगा। क्लियर है? AI हेल्प डिकोड हाउ न्यूरॉन्स वर्क, किस तरीके से न्यूरॉन्स वर्क कर रहे हैं उसको समझने के लिए हम किसका यूज करते हैं, AI का, न्यूरोसाइंस के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। बट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपसे पूछा गया था 2024-25 में। तो क्वेश्चन क्या था? डिस्कस द पाइपलाइन ऑफ सीन अंडरस्टैंडिंग यूज इन डीप लर्निंग मॉडल। हाउ डज पाइपलाइन हैंडल द चैलेंज लाइक ओकल्जन एंड वेरिंग लाइटिंग कंडीशंस। आपको बताना था कि सीन अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, और जो चैलेंजेस आते हैं, 2 चैलेंजेस है इसमें, ओकल्जन एंड वेरिंग लाइटिंग कंडीशंस। इन दोनों को एक्सप्लेन करना था कि किस तरीके से पाइपलाइनिंग इनको हैंडल करते हैं, इन चैलेंजेस को। तो सबसे पहले सीन अंडरस्टैंडिंग को तो मैंने आपको पहले भी बताया कि सीन अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है। एक तरीके से ये है कि इट मीन्स अ टीचिंग अ कंप्यूटर टू लुक एट अ इमेज और अ वीडियो एंड अंडरस्टैंड व्हाट हैपनिंग जस्ट लाइक ह्यूमन डू। अगर यहाँ कुछ चल रहा है तो कंप्यूटर देख के उस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि इस वीडियो में या इस इमेज में ये चीज हो रही है। दैट इज कॉल्ड सीन अंडरस्टैंडिंग, कि पूरे सिनेरियो को आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर फीचर को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, पूरे सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड सीन अंडरस्टैंडिंग। क्लियर है? एग्जाम्पल्स तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अभी जो पाइपलाइन है ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, वो देख लेते हैं। तो पाइपलाइन जो अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, हमें वो स्टेप्स को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है इनपुट इमेज। इनपुट इमेज यानी रॉ इमेज। लाइक मैंने अपने कैमरा से एक कार की इमेज ली, दैट इज कॉल्ड इनपुट इमेज, रॉ इमेज है। यू स्टार्ट अ रॉ इमेज टेकिंग फ्रॉम योर कैमरा। मैंने कैमरा से अपने किसी की फोटो ली, तो वो क्या है, हमारा पहला है जो कि हम इनपुट इमेज बोलते हैं। नेक्स्ट है प्री प्रोसेसिंग द इमेज। इमेज को हमें प्री प्रोसेसिंग करना। इसका मतलब क्या है कि कंप्यूटर प्रिपेयर करता है जो आपने इमेज ली है उसको रिसाइज करने के लिए, उसमें जो भी नॉर्मलाइज करने के लिए, और जो भी नॉइसी डेटा आ गया है एट द टाइम व्हेन आई कैप्चरिंग द इमेज, जो टाइम नॉइसी डेटा को उसको रिड्यूस करने के लिए, ब्राइटनेस को ठीक ठाक करने के लिए, कलर को मिनिमाइज, बहुत ज़्यादा हो गए तो ठीक कर मिनिमाइज करने के लिए, अगर कम है तो मैक्सिमाइज करने के लिए। तो इन सब के अंदर ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा सेकेंड स्टेप प्री प्रोसेसिंग का। पहले आपने कैमरा से लिया, देन प्री प्रोसेसिंग हुई, रीसाइज हुआ, और दूसरा क्या हुआ, हमारा नॉर्मलाइज हुआ और रिडंडेंसी या नॉइसी डेटा हमारा रिमूव हुआ। थर्ड है फीचर एक्सट्रैक्शन। फीचर एक्सट्रैक्ट करना, ऑब्जेक्ट को, एजेस, ऑब्जेक्ट, शेप, टेक्सचर, ये सब चीजें क्या होती हैं, फीचर होते हैं किसी भी इमेज के, उनको एक्सट्रैक्ट करना बाय यूजिंग द CNN और ट्रांसफॉर्मर। देन फिर होल सिनेरियो को समझना डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल। जो आपने इमेज ली है उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट है, कहाँ कहाँ चीज़ें, कहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, कहाँ बॉक्स है, कहाँ क्या चीज़ है। नेट सेगमेंटेशन, यानी हम उन्हें डिवाइड कर देंगे। देन डेप्थ एस्टिमेशन, अब हम देखेंगे कि 2 ऑब्जेक्ट कितने एक दूसरे से दूर है। देन एक्शन, देन अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। देन फाइनल डिसीजन हम देखेंगे कि भाई यहाँ जो हो रहा है वो ये चीज़ें हो रही है। दैट इज द प्रॉपर वर्किंग ऑफ सीन अंडरस्टैंडिंग बाय यूजिंग द पाइपलाइन। क्लियर है? ये इसके 4 स्टेप्स होते हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब ये जो हमारे चैलेंजेस थे, पहला था अकल्जन। अकल्जन का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पार्शियली हिडन है, यानी कोई चीज आपको आधी दिख रही है। कोई पर्सन है, लाइक जैसे बस लाइक मैं आपको बताऊं तो हाथ दिख रहा है बस एक पर्सन का, तो आप हाथ देख के बता सकते हो भाई उसका फेस नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, आप हाथ देख के बता सकते हो कि पर्सन गर्ल है, बॉय है। तो दैट इज कॉल्ड अकल्जन की मॉडल वो हो रहा है, परेशान हो रहा है कि भाई मैं आधी चीज देखे कैसे बता दूं। कोई कार के पीछे पूंछ दिख रही है, ठीक है, टेल दिख रही है, तो वो डॉग भी हो सकता है, कैट भी हो सकते हैं, कोई और भी हो, कोई लाइक मंकी भी हो सकता है। तो किस आइडेंटिफाई करेगा मॉडल कि ये डॉग है या ये कैट है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? हम तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, वहां जाकर देख लेंगे कार के पीछे। तो दैट प्रॉब्लम इज नोन एज अकल्जन, की हिडन चीजें, आधी अधूरी चीजें जब हमें मिलती हैं रॉ इमेज के तौर पे, जब हम इनपुट देता है मॉडल को तो हमें हिडन चीजें मिलता है। दैट इज कॉल्ड अकल्जन। हाउ डीप लर्निंग, अब डीप लर्निंग किस तरीके से इससे डील करता है? सबसे पहले लर्निंग फ्रॉम मैनी एग्जांपल्स।
हम ऐसे हिडन इमेज के बहुत सारे एग्जाम्पल अपने मॉडल्स को देते हैं जिसकी हेल्प से वो अंडरस्टैंड कर पाता है कि भाई ऑब्जेक्ट अगर पार्शियली हिडन है तो भी मुझे किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्सन ये चीज़ ये है। लाइक जैसे बाइसाइकिल है तो उसका हैंडल दिख रहा है, तो हमने उसे इतने एग्जाम्पल दे दें कि वो तुरंत बता पाएगा कि ये बाइसाइकिल है। क्लियर है? यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट, हम इसमें किसका यूज करता है? कॉन्टेक्स्ट का यूज करता है। इवन इफ हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द मॉडल लुक इन द सराउंडिंग्स यानी उसके आसपास की चीजें देखेगा। अब उसके आसपास की जो चीजें हैं उनके क्लूज के बेस पर वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो आधी चीजें मुझे हिडन चीजें दिख रही है ये हो क्या सकती है। दैट इज कॉल्ड अकल्जन। क्लियर है? फीचर लेवल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि सीएनएन और ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हम क्या करते हैं? इमेज को ही नहीं, ऑब्जेक्ट के पैटर्न्स को फाइंड आउट करता है। पैटर्न्स की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये चीज ये है। ठीक है। दूसरा चैलेंजेस है चेंजिंग लाइटनिंग कंडीशन। लाइटनिंग कंडीशन चेंज होना, कोई चीज बहुत ज्यादा डार्क हो जाना, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाना, शेडो आ जाना, इंडोर येलो की जो येलो कलर लाइट है वो आ जाना, तो मॉडल वहां पे भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो उस चीज को डीप लर्निंग कैसे हैंडल करता है? पहला होता है डेटा ऑगमेंटेशन। इसमें मतलब क्या है कि हम जब ट्रेनिंग के टाइम ही इमेज को पहले डार्क करते हैं, फिर लाइट, अलग अलग तरीके से हम मॉडल को लर्न कराते हैं ताकि मॉडल को अगर ऐसी इमेज मिले इन फ्यूचर तो मॉडल हमारा ऐसा ना हो कि भाई मैं क्या करूँ, ये क्या चीज है, ये चीज ना हो हमारे मॉडल के साथ। नॉर्मलाइजेशन, इमेज आर एडजस्ट टू मोर कंसिस्टेंट ब्राइटनिंग एंड फेडिंग द मॉडल। वही है। स्पेशल सेंसर्स हम लगाते हैं जैसे रियल लाइफ सेंसर, इंफ्रारेड हो गए जो डार्क में देख सकता है, तो रियल लाइफ जो स्पेशल सेंसर्स होते हैं हम उनकी हेल्प से भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ये है। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोवाइड अ डिटेल ओवरव्यू ऑफ डीप लर्निंग बेस्ड टेक्निक फॉर ऑडियो डिटेक्शन, हाउ वेव नेट आउट परफॉर्म ट्रेडिशनल मेथड। 2024-25 में पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑडियो डिटेक्शन क्या होता है और वेव फॉर्म क्या होता है या उसका ट्रेडिशनल मेथड्स क्या क्या थे। क्लियर है? ये आप एक बार पढ़ लेना तो आप बहुत अच्छे से इसको बता पाओगे क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2024-25 में पूछा गया था डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ जॉइंट डिटेक्शन। पढ़ चुके हैं जॉइंट डिटेक्शन क्या होता है वो बताना था। इमेज कैप्शनिंग अभी जस्ट हम पढ़ के आए क्वेश्चन नंबर 1, वही बताना था और आपको बताना था कि अटेंशन किस तरीके से इनहेंस करता है इनके प्रोसेस को। अटेंशन मैकेनिज्म हमने पढ़ी थी ना इमेज कैप्शनिंग में, वही सब चीज़ें आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। प्रॉपर आपको यहाँ नोट्स में सब चीज़ें मिलेंगी। क्लियर है? आप एक बार पढ़ोगे तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ मैंने सिर्फ आपको बताया है कि जो हम डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड ही हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ हमारी यूनिट 5 कंप्लीट होती है एज पर द AK2 लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ हमने यहाँ PYQs को भी कवर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और अभी तक अगर आपने हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जल्दी से जाइए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए क्योंकि सभी नोट्स आपको वहीं अवेलेबल होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।